आज वापस से जो मेटल नॉन मेटल का आगे का पार्ट है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे इस एपिसोड में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्मेल्टिंग या रिडक्शन की प्रोसेसेस अलग अलग जो होती हैं अलग अलग मेटल के लिए उसके बारे में चर्चा की थी। द लास्ट वन बीइंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग विच इज़ यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम। अब ये जो मेटल आपको मिलता है आफ्टर रिडक्शन दैट इज़ नॉट प्योर, you have to purify it, that means you have got to refine it। जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड इज फाउंड इन नेटिव स्टेट इन किम्बरलाइट रॉक्स, निकाल लिया उसको, लेकिन उसके अंदर रॉक पार्टिकल्स और भी तो रहेंगे, मिट्टी तो रहेगी, उसको तो साफ करना है आपको गोल्ड में से। और कुछ अगर इम्प्योरिटीज उसके अंदर होगी तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 999 वाला गोल्ड का वो मिलेगा कैडबरी। अदरवाइज सब इम्प्योर चीज़ तो कोई काम की नहीं रहेगी। सिमिलरली और भी दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कॉपर अगर आप प्यूरिफाई नहीं करोगे तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है दैट कम्स टू अस मोस्टली थ्रू एल्यूमिनियम और कॉपर। अगर वो प्योर नहीं रहेगा तो उसका कॉपर तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ट्रांसमिशन लॉस होगा। इसलिए हर मेटल को आपको प्यूरिफाई करना पड़ता है ना। प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लिक्वेशन है, कोलिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ काम की और थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो मेथड्स हैं बस उनके बारे में ही मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में we'll take the case of copper. We'll take the case of copper. तो कॉपर जो अपने को बेसिमर कन्वर्टर से मिलता है विच इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, दैट इज क्वाइट इम्प्योर। उसको अपने को रिफाइन करना पड़ता है सो दैट द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स अराउंड 99% एटलीस्ट। तो उसके लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? दिस इज द मोस्ट जनरल मेथड। मैक्सिमम मेटल्स जो रहते हैं उनको अगर रिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से ही उसको रिफाइन किया जाता है। हाउ इट इज डन? हाउ इट इज डन? सो सी, देयर इज एन इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर which is filled with aqueous copper sulfate अब एक चीज ध्यान रहे, केमिस्ट्री में खास बात है कि जो आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं अगर उनको आप पानी में मिलाते हो और अगर वो सॉल्युबल हैं, ऐसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O, लेकिन और उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है बिटवीन कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CuSO4 2-। कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयोनिक बॉन्डिंग होने की वजह से इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन इट वीकन्स। But even then, it is in the form of copper. फिर इसके अंदर जो बेसिमर कन्वर्टर से निकला हुआ जो इम्प्योर कॉपर है उस इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाया जाता है। दिस इज योर एनोड।
दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, और एक एकदम पतली स्ट्रिप लेते हैं प्योर कॉपर की, और उस प्योर कॉपर की पतली स्ट्रिप को यहाँ पर कैथोड बना दिया जाता है। दिस इज योर कैथोड, और फिर इन दोनों को पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, डीसी करंट रहना चाहिए, एसी करंट काम नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखें। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही पानी में आपने कॉपर सल्फेट को मिक्स किया, वैसे ही ये जो लिक्विड है, दिस इज लाइक दिस Cu और SO4, इसका ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट रहता है यहाँ Cu और SO। नाउ दिस इज योर एनोड, that means positive terminal. This is your cathode, which is negative terminal. Obviously, unlike charges attract each other, तो जैसे ही आप इसका सर्किट कंप्लीट करते हो, वैसे ही इसके अंदर के जो कॉपर आयंस हैं, which are positive ions, they move towards कैथोड, मतलब निगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो दिस कॉपर आयन गेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर मेटल, और वो कॉपर मेटल यहाँ पर इस स्ट्रिप के ऊपर चिपक जाता है। अब कॉपर मेटल इन एटॉमिक फॉर्म है, दैट मीन्स प्योरिटी तो ऑब्वियसली होना ही है, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन क्या होता है कि ये CuSO4 में का कॉपर तो इधर चिपक गया, SO4 आयन अकेला नहीं रह सकता, निगेटिवली चार्ज है, तो वो आता है ये एनोड की तरफ। एनोड में वो कॉपर जो मेटल है, उस कॉपर मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ने के बाद जब वो कॉपर आयन बन जाता है, तो उस कॉपर आयन को वो अपने सॉल्यूशन में ले लेता है। मतलब सीधी ट्रांसफर है। CuSO4 को कुछ नहीं होता, CuSO4 अपना Cu इधर दिया, फिर SO4 इधर आया, इसने अपना Cu इधर से ले लिया आयनिक फॉर्म में, कॉपर सल्फेट रिमेन्स एज इट इज। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इधर जाकर और ये सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो निर्विघ्न चलते रहता है। और उस चक्कर में होता यह है कि कॉपर एटम्स इसके ऊपर चिपकते जाते हैं, इधर से कम होते जाते हैं या इरोड होते जाता है। कुछ देर में कंडीशन ये होती है कि ये इसके साइज का बन जाता है और ये इसके साइज का बन जाता है, ये मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही ये खत्म हुआ, वैसे ही इसको हटाते हैं और इसकी जगह पर दूसरी बिलेट लगा देते हैं, और इसको हटाते हैं प्योर वाले को, और इसकी जगह एक और स्ट्रिप प्योर की इसमें लगा देते हैं, और इस ढंग से कंटिन्यूअसली चलते रहता है। एंड एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है, इसमें एक एनोड एक कैथोड नहीं होती। ये एक कमरे के जितना बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन चैम्बर होता है, और इसके अंदर 2500 एनोड और 2500 कैथोड होती हैं, जिससे कि एक बार में कम से कम कुछ नहीं, टनों से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्विंटलों से आपका कॉपर प्यूरिफाई हो सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस चक्कर में यहाँ से इम्प्योर कॉपर के एटम्स जो निकलते हैं, वो अपना कचरा छोड़ के और प्योर कॉपर के एटम्स यहाँ पर जमा होते जाते हैं, और जो कचरा रहता है, इम्प्योरिटी जो रहती है, वो यहाँ पर नीचे जाकर ऐसी जमा हो जाती हैं, एंड दिस इज नोन एज एनोड मड। दिस इज नोन एज एनोड मड। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, अब अपन आते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए।
ये आपके कोर्स में नहीं है, पहले से बता दे रहा हूँ, लेकिन मैंने उचित समझा कि आप लोगों को ये समझा दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो एक और प्रोसेस है विच इज़ नोन एज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में एक ऐसा रिंग वाला हीटर होता है, रिंग टाइप का हीटर होता है। ओके, ये जोन रिफाइनिंग के यूज़ में आती है। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि उसमें बहुत हाई प्योरिटी का सिलिकॉन लगता है, तो इसलिए सिलिकॉन को बहुत ज़्यादा प्योर करने के लिए महंगा प्रोसेस है, इस बात का ध्यान रहे, इसलिए गोल्ड में भी यूज़ नहीं करते इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम स्पेसिफिक अल्ट्रा प्योरिटी की चीज़ चाहिए, तो अल्ट्रा प्योरिटी की चीज़ अगर चाहिए तो आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तक भी नहीं जा सकते हो, आपको इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। अब वो जो चिप्स रहती हैं छोटी छोटी, वजन क्या रहता है उसका, आधा ग्राम 1 ग्राम, उससे ज़्यादा सिलिकॉन तो लगता नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो यू कैन अफोर्ड टू प्यूरिफाई इट बाय जोन रिफाइनिंग। तो व्हाट इज डन इज, जनरली इसको सिलिकॉन के लिए यूज में लाया जाता है। तो सिलिकॉन की एक रॉड ली जाती है इम्प्योर, उस इम्प्योर सिलिकॉन की रॉड को, जैसे ये आपकी इम्प्योर सिलिकॉन की रॉड, ओके, और एक मेरी ड्राइंग मैंने जैसे पहले बताया था कि पहले से ही खराब है, इसलिए आप लोग समझें, ऐसी रिंग होती है जिसके बीच में से ये रॉड पास होती है और ये हीटर होता है। ये जो रिंग होती है दिस इज ए हीटर, तो इसको ऑन कर देते हैं और एक कोने से जब इसको गर्म करते हैं तो जैसे जैसे गर्म होती है, बिफोर मोल्टन स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब जिसको स्पॉन्जी स्टेट बोलते हैं, उस स्टेट में जब ये आ जाता है तो ये जो रिंग है, ये रिंग धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, ऐसी इस कोने से लेकर तो दूसरे कोने में, और उस चक्कर में क्या करती है कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को भी अपने साथ फ्लो में इस तरफ लेकर जाती है। ओके, तो इसमें से इम्प्योरिटी खत्म होती जाती है। इम्प्योरिटी का जोन, मैक्सिमम इम्प्योरिटी का जोन इधर है और यहाँ पर नियर जीरो इम्प्योरिटी जोन। तो जब ये पूरा इधर से लेकर इधर तक पहुंच जाता है, एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये आप ध्यान में रखें। जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसके बाद इसमें की आधी या उससे कम, जैसा भी उन लोगों ने प्रोसेस की हुई है उतना पार्ट काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी मैक्सिमम इधर चली गई है, और बाकी का ये पोर्शन है सिर्फ उतना ही पोर्शन आपका ये सब बनाने के काम में आता है सेमीकंडक्टर। इसको कहते हैं जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग से भी काम नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जिसमें एकदम अल्ट्रा हाई प्योरिटी चाहिए, सच दैट स्ट्रेटेजिक मेटल्स फॉर एग्जांपल अल्ट्रा प्योर चाहिए इसमें, ओके। क्यों? क्योंकि ये टाइटेनियम, जर्कोनियम। तो तीसरी जो मेथड जो अल्ट्रा हाई प्योरिटी के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज वान आर्केल मेथड। अब आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय, लेकिन एक स्पेसशिप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन स्पेस में ही खत्म हो गई थी। आप लोगों को याद होगा कल्पना चावला, ओके। क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजिक मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसशिप में लगते हैं, सच एज टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। अब अगर ये अल्ट्रा हाई प्योरिटी के हों तो ही वो सस्टेन कर पाएंगे इतनी फ्रिक्शन की वजह से, हीट वगैरह। हो सकता है अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है कि हो सकता है कोई टाइटेनियम की जो टाइल है वो इम्प्योर हो गई हो, जिसकी वजह से ये ऐसा हादसा हुआ।
तो अपने को इसमें अल्ट्रा अल्ट्रा हाई प्योरिटी चाहिए पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए टाइटेनियम के बारे में बता रहा हूँ, सेम थिंग अप्लाइज टू जर्कोनियम ऑल्सो। उसके लिए इम्प्योरिटीज जो हैं उनको पूरी तरह से लगभग निकालना जरूरी होता है। तो करते क्या है, सबसे पहले टाइटेनियम जो इम्प्योर है, जो इम्प्योर टाइटेनियम है, उस इम्प्योर टाइटेनियम को आयोडीन के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है TiI4, which is known as टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। और ध्यान रखना, आयोडीन टाइटेनियम के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए बाकी की इम्प्योरिटीज तो वहीं छोड़ देगा। इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके आपको एकदम प्योर टाइटेनियम आयोडाइड, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड मिल गया। फिर उस टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को 1400 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होता है और आपको टाइटेनियम मिलता है और आयोडीन उड़ जाता है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टाइटेनियम एंड द मेथड यूज्ड इज नोन एज वान आर्कल मेथड। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले बोला था, 3 मेटल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 आयरन, आयरन के बाद कॉपर और कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। तो शुरुआत करते हैं आयरन से। आयरन का जो रिडक्शन होता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, दैट रिडक्शन इज डन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड और दैट रिडक्शन इज डन इन ए ब्लास्ट फर्नेस, इन ए ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस, जैसा आप ये देख रहे हो, दिस इज ए 2 डायमेंशनल सेक्शनल व्यू। ये एक ऐसा गोल स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ गोल गोल है, ध्यान रखना, ये पूरा ऐसा गोल। उसको बीच में से ऐसा अगर काट दिया तो सामने से हमको ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मैमथ होता है, एकदम मैमथ साइज होता है। आई गिव यू आइडिया। इसकी मतलब जो रियल में आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस छोटी भी बनती हैं, जब कॉपर वगैरह बनाया जाता है तब उसमें छोटी ब्लास्ट फर्नेस भी चलती हैं, लेकिन दिस इज फॉर आयरन और ये बहुत बड़ी साइज होती है। इसकी साइज के बारे में अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी जो हाइट है, दैट हाइट इज अबाउट 100 फीट। मतलब एक 9-10 मंजिला बिल्डिंग कितनी हाइट, 9-10 मंजिला बिल्डिंग मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसकी हाइट जितनी रहेगी उतनी इसकी हाइट रहती है। स्लोप ये ऐसा टेपर्ड रहता है ये स्ट्रक्चर। मैक्सिमम विड्थ इज हियर एंड द मैक्सिमम विड्थ इज एट, दिस इज नोन एज ट्यूयर, ट्यूयर लेवल, TUYERE, ट्यूयर लेवल। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ होती है दैट इज 25 फीट, यानी कि इस कमरे की चौड़ाई से 2.5 गुना ज़्यादा, इस कमरे की चौड़ाई से 2.5 गुना ज़्यादा, इतनी इसकी चौड़ाई होती है ट्यूयर लेवल पर। स्ट्रक्चर समझें, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और इसमें साइड में ऊपर जाने आने के लिए पूरा वो सीढ़ियों जैसा लगा हुआ रहता है, जैसा आप लोगों ने मैं हूं ना पिक्चर में देखा होगा जब आखिरी की फाइट होती है उस समय। तो इस ढंग का पूरा स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक बने रहते हैं स्टील के, कंप्लीट ऊपर तक जाने के लिए 100 फीट की हाइट होती है। दिस ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ हैवी प्लेट्स ऑफ स्टील। ये बाहर भी काली लाइन जो दिख रही है, हैवी प्लेट्स ऑफ स्टील, जो कि गोलाई के अंदर रहता है।
और इसके अंदर ये जो लाल की ये थिकनेस जो आपको देख रहे हो, ये लाइनिंग होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की। जैसे आपकी ये दीवार है, ये 4 इंची है, 4 इंच रहती है इसकी वेट, इस दीवार की 4 और 1 इंच और समझो 5 इंच। उसी तरीके से ये जो वॉल होती है, ये वॉल करीब करीब 1 फीट 1.25 फीट के आसपास की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से, जैसे कि आप घर में दीवार बनाते हो वैसे ही सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा करके फिर लोग अंदर घुसते हैं और अंदर घुसकर इसके सहारे में ये दीवार बनाते हैं पूरी की पूरी। और ये स्पेशल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बनती है जिसका मैक्सिमम इंग्रेडिएंट होता है Al2O3, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की वॉल बनाते हैं और वॉल बनाने के बाद उसकी छपाई भी करते हैं, प्लास्टर भी करते हैं इस ढंग से दीवार का पूरा। तो ये पूरा प्लास्टर वगैरह लग जाता है। एक बात का ध्यान रहे कि ब्लास्ट फर्नेस जो होती है, एक बार उसको फायर कर दिया तो कई बरस तक वो कभी बंद नहीं की जा सकती। वो कंटिन्यूस 24 घंटे चालू रहती है, बंद करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार बंद किया तो ये पूरा मोल्टन मटेरियल यहाँ पर जम जाएगा, और अगर वो जम गया तो फिर उसको पूरे को बाहर निकालना पड़ेगा। उसको निकाला तो ये जो ब्रिक की लाइनिंग है ये सब बर्बाद होगी, पूरा का पूरा बाहर खुरचा के करके, और उसके बाद फिर वापस से ब्रिक की लाइनिंग बनाओ। 100-150 करोड़ तो ऐसे ही लग जाते हैं। इसलिए एक बार इसको फायर किया बस, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद फिर आपका चालू हुआ तो फिर वो कई बरस तक लगातार चलते रहता है। कब तक? जब तक अंदर की रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इरोड नहीं हो जाती। उसके बाद फिर इसको बंद किया जाता है, पूरा साफ किया जाता है, अंदर की पूरी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वगैरह खोद के बाहर निकाली जाती हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से नई रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगाकर और फिर उसको फायर किया जाता है। फिर कई बरस तक हो जाता है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। बस एक रेशियो ध्यान रखें कि हाइट टू विड्थ एट योर लेवल जो रेशियो है दैट इज 4:1, दैट इज 4:1। ओके, तो ये तो हो गया इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। इसके बाजू में साइड में ऊपर तक जाने के लिए सब अरेंजमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी पूरी चिमनी की जैसी खड़ी हो गई और अब आपको ऊपर जाना है तो कैसे जाओगे, ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। पूरे बीच बीच में प्लेटफॉर्म्स बने हुए रहते हैं जिससे कि आप ऊपर तक जा सको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें ये ट्योर लेवल बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये इमेजिन करो, इमेजिनेशन जरूरी है। यहाँ पर ये जो है ये पूरा गोल है, और इसके बाहर से यहाँ पर एक पूरा का पूरा ट्योर लेवल पर बाहर से पाइप चारों तरफ से घेरते हुए चलता है इसको। और वो जो पाइप है उस पाइप से छोटे छोटे पाइप्स ऐसे अंदर जाने के लिए रहेंगे। ध्यान रखना कि ये जो ट्योर लेवल पर जो पाइप है ये पूरा गोल ऐसा चलता है कंप्लीट, और उसी में ये वाले जो पाइप्स हैं इधर भी लगा होगा, पीछे साइड से भी, मतलब ये पूरा गोल है। मैं तो सिर्फ 2 बता रहा हूँ इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये सेक्शनल व्यू है। गॉट इट? नाउ ऊपर इसको कहते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। कप एंड कोन अरेंजमेंट। इसके अंदर रॉ मटेरियल जाता है कप के अंदर। एंड व्हाट इज द रॉ मटेरियल? दैट इज कोक, आयरन ओर, हेमेटाइट अपने इंडिया के हिसाब से, एंड लाइमस्टोन पाउडर्ड फॉर्म। कोक, ओर एंड लाइमस्टोन। ओके, कन्वेयर बेल्ट बने रहते हैं जो कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पर डंप करते जाते हैं इसको, ओर को। ठीक है, तो ये कप एंड कोन अरेंजमेंट है। आपको जितना मटेरियल और अंदर डालना है उतना आप अंदर जाने दो, और फिर ये चेन पुली ब्लॉक से नीचे से जैसे ही आपका स्टिपुलेटेड और अंदर चला गया वैसे ही उसको घुमाया तो ये धीरे धीरे ऊपर जाकर और इस ढंग से बैठ जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस ढंग से बैठ जाता है ये ऊपर जाकर घुमाने से, जिसकी वजह से फर्दर और अंदर गिरना बंद हो जाता है।
तो ये कप एंड कोन अरेंजमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कब और अंदर डालना है, कितना और अंदर डालना है, ये सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। कोक और लाइमस्टोन का मिक्सचर जो यहाँ पर होता है उसको कहते हैं चार्ज। उसको कहते हैं चार्ज। तो सबसे पहले जब इसको कमीशन करते हैं, सब बना लिया, प्लेट की वो बना ली, उसके बाद फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की जुड़ाई कर दी, उसके बाद फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया रिफ्रैक्टरी का, सब कंप्लीट हो गया, आपकी नई नवेली एकदम बढ़िया ब्लास्ट फर्नेस तैयार हो गई। उसके बाद फिर इसका कप एंड कोन अरेंजमेंट में से इसको कोन को नीचे करते हैं, चार्ज अंदर गिरना चालू होता है। चार्ज में क्या क्या है? कोक पहली चीज, दूसरी लाइमस्टोन, और तीसरा और जिसमें से अपने को आयरन निकालना है। ओके, तो चार्ज को अंदर डालते हैं और उसके बाद अब इसको हीट कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टरी ब्रिक लगी है, अंदर तो हीट जा ही नहीं सकती कि बाहर से आग लगा दी, और उसमें इतनी टेम्परेचर हो नहीं सकता। तो क्या करते हैं, ये जो 12 लेवल पर जो पाइप बना हुआ है जिसमें से छोटे छोटे पाइप ये अंदर जा रहे हैं, इसमें से कंप्रेस्ड एयर एट 1100 डिग्री सेल्सियस, compressed air at 1100 degrees Celsius is sent through these tubes inside the furnace. Now, 1100 degrees Celsius is the kindling temperature of carbon. So what happens? compressed air जा रही मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अंदर आपका कोक है यानी कि कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कोक, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर रिएक्ट्स विद कार्बन सो एज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड इमेंस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। डेल्टा यानी एनर्जी, इमेंस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा है, मटेरियल तो पूरा भरा हुआ है उसके अंदर, यहाँ पर जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस पर है। और आपको हीट रिलीज के बारे में बात करता हूँ, तो अगर आप 12 ग्राम कार्बन को, अगर आप 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब अंदर रिएक्ट कराते हो तो आपको 73,000 कैलोरीज की हीट मिलती है सिर्फ 12 ग्राम कार्बन से। सिर्फ 12 ग्राम कार्बन से आपको 73,000 कैलोरीज मिलती है। तो सोचो, टनों से मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पर, टनों से मटेरियल है, कितनी हीट जनरेट होती है, और वो हीट की वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ता होगा, 2000 डिग्री सेल्सियस। जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन क्या है, 1537 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर तो सब पानी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर हॉट एयर की वजह से 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस में तो हर चीज़ मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो कार्बन 73,000 कैलोरीज बनता है जिसकी वजह से 2000 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑब्वियसली गैस, और गैस है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, भरा हुआ है कोक से, लाइमस्टोन से और ये मिनरल से, और से। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल गेट इन कॉन्टेक्ट विथ कार्बन, फर्दर कार्बन फ्रॉम कोक, एंड इट विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड and heat will be absorbed. See, this is an exothermic reaction, this is an endothermic reaction.
दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट वुड बी अराउंड 52,000 कैलोरीज। 52,000 कैलोरीज हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। और क्यों वो एब्जॉर्ब होगी? इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर 1600 डिग्री हो जाएगा। आज बस इतना ही। इसके बाद अब अगले एपिसोड में बाकी की कहानी आपको सुनाकर ब्लास्ट फर्नेस खत्म करूंगा। टिल देन बाय।